हेलो 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 हेलो। चलिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। तो ये वीडियो में क्या है भाई, तो ये वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे, है ना, जो आप लोग हमसे हमेशा पूछा करते थे कि सर एनडीए वाला सॉल्यूशन जरूर करवा दीजिए, जरूर करवा दीजिए। तो उसको लेकर तैयार है, ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। क्लियर? तो बिना समय बर्बाद किए हुए, उम्मीद है आप लोग का पढ़ाई तो चल ही रहा होगा या नहीं चल रहा? पढ़ाई तो चल रहा होगा ना, तो शुरू किया जाए बिना आप लोग का समय रत्ती सा भी बर्बाद किए हुए। ठीक है, आप कहोगे सर ये एनटीए वाला ये एनटीए का 19वां पेपर है, ठीक है, तो ये मत सोचना कि पीछे का नहीं आएगा, पीछे का भी आएगा। ठीक है, अब जैसे 19 आया, 20 टेस्ट आया, 21 टेस्ट आया, 22 टेस्ट आया, तो वो इंस्टेंट मिलते चला जाएगा एक दिन या 2 दिन के बाद। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में 2 वीडियो बनाए। तो उसमें क्या करेंगे, पीछे एनटीए का 1 टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, इन सब का भी मिल जाएगा। इसका बड़ा फायदा मिल जाएगा आपको। ठीक है, पढ़ाई तो तुम कर ही चुके हो पूरा, हमको उम्मीद है जहां तक, है ना, अगर तुम सच में मेरा बात शुरू से मानते आ रहे हो, तुम पढ़ाई पूरा कर चुके हो। क्लियर? जैसा हमको उम्मीद है कि नहीं, और नहीं है तो हमसे पूछा करो, ऐसी बात नहीं है। तो पढ़ाई तुम कर चुके हो, टेस्ट तुम दे ही रहे हो, तो और क्या चाहिए, एनटीए का सोल्यूशन वो भी दे देते हैं, है ना। तो इसका जो टेस्ट का सोल्यूशन मिलेगा मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिक्स के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, प्रोसेस से उम्मीद मत रखना, जैसा हम क्लास में बताए थे कि ऐसे बना फटाक से बनेगा, वैसे ही करेंगे। क्लियर है? वैसे ही करेंगे, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस हम नहीं करने वाले। हाँ जी, किसी क्वेश्चन का लंबा प्रोसेस होता ही है तो क्या कर सकते, ठीक है, किसी का लंबा प्रोसेस होता ही है तो क्या कर सकते। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल में क्या है, पिछली बार माइक्रोफोन का आवाज नहीं आ रहा होगा करेंट के लास्ट वाले में, चलिए लेकिन इस बार आएगा। हाँ तो देखिए ये सवाल क्या है, ठीक है, इक्वेशन किसी वेव का दिया हुआ है ना, आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी। तो ध्यान से तुम देखोगे इस इक्वेशन में साइन क्या है, निगेटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। आपका वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्स के रूप में इसी को जीरो कर दो, इसी क्या कर दो, जीरो। दैट मींस कितना आएगा, 80 माइनस एक्स बाई 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसका मतलब 80 इज इक्वल टू एक्स बाई 8, यानी कि 64 इज इक्वल टू एक्स बाई टी ना, ये एक्स बाई टी ही तो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी है। क्लियर? कितना, 64, और डायरेक्शन कौन सा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कोई झमेला नहीं होता है, प्रोसेस में इतना याद करने का जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड का स्पीड में झमेला, वेव का स्पीड। क्लियर है? दूसरा सवाल में क्या है भाई, जरा उसको देख लेते हैं। ये सवाल क्या है, इफ इनपुट ऑफ फुल वेव, तो फुल वेव में याद है फ्रीक्वेंसी जो होता है एक दूसरे का डबल कर देता है, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलता है वो डबल हो जाता है ना इनपुट का। ठीक है, तो आपसे ईएमएफ दिया हुआ है, डायोड का रेसिस्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देन पल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, है ना, यही पूछ रहा है आउटपुट का फ्रीक्वेंसी, तो हम जानते हैं डबल हो जाता है। तो पहले इनपुट का तो निकाल लें। इनपुट का ध्यान से देखोगे तो ये 314 टी है, ध्यान से देखना, 3140 टी। तुमको याद है टी का जो कोफिशिएंट होता है उसको ओमेगा कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, टी का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या कहते हैं, ओमेगा। तो क्या ऐसे नहीं निकलेगा, अरे पेन, दिस इज पेन। ठीक है, तो एक्चुअली 314 जो दिया हुआ है ये ओमेगा दिया हुआ है, हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ओमेगा इक्वल टू जानते हो 2 पाई एफ। तो एफ का मान कितना आ गया, 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई का कितना वैल्यू होता है, 3.14। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 100, मतलब इसको पूरा काटेंगे तो 50, यहाँ डाल दो 50, कितना आएगा, 100। कोई झमेला नहीं है, ठीक है, बहुत आराम से क्वेश्चन बनेगा। बस ध्यान रखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो तुमको लग रहा हो कि कैलकुलेशन भी आता है, तो हाँ सच में कैलकुलेशन तो आता है थोड़ा बहुत, कुछ क्वेश्चन तो डिजाइन होते हैं ऐसे टॉपर के लिए, लेकिन वो कैलकुलेशन भी तुमको इजी मिलेगा। बस आगे देखते जाओ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन में क्या है भाई, तो याद करो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्लास में कराए हुए हैं और ये अपने मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। क्लियर है? क्या दिया हुआ है, 22 ग्राम CO2 27 पे मिक्स किए 16 ग्राम ऑक्सीजन 37 पे, 37 हाई टेम्परेचर और 27 लो टेम्परेचर। तो एक हीट लॉस करेगा और दूसरा हीट गेन करेगा, यही है ना। लॉस कौन करेगा, 37 डिग्री वाला, 37 डिग्री पे कौन है, ऑक्सीजन। गेन कौन करेगा, 27 डिग्री सेल्सियस वाला, और वो कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है?
अब आगे क्या करना है भाई, आपसे पूछ रहा है इफ बोथ गैस आर कंसिडरेबल आइडियल देन टेम्परेचर ऑफ मिक्सर। तो हीट लॉस कौन सा फॉर्मूला लगाएं हीट का, तो ध्यान से देखोगे ये वेट दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट जानते हैं और टेम्परेचर दिया हुआ, तो यही लगा देते हैं NCV डेल्टा T, ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का। इधर भी लगाते हो वही NCV डेल्टा T, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना दिया है ऑक्सीजन का भाई, नंबर ऑफ मोल, तो ऑक्सीजन का वेट दिया हुआ है 16 और मोलिकुलर वेट गधो भी जानते हैं इसके 32 होता है ना। सिग्बी, ऑक्सीजन क्या है, मोनो या डाई, डाई। तुमको उंगली पे याद करवाए इसका वैल्यू, अगर कोई याद नहीं है तो अभी सीख लो, किसी भी वक्त कभी भी जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। सिग्बी, मोनो एटॉमिक मतलब 1.5, डाई एटॉमिक मतलब 2.5, ट्राई एटॉमिक मतलब 3, याद है, उंगली पे याद करवाए। मोनोएटॉमिक मतलब 1.5, डायएटॉमिक 2 मतलब 2.5, कितना हो जाएगा 2.5 R, और डेल्टा टी कितना होगा, तो 37 पहले था, बाद में कुछ घट जाएगा, है ना, क्योंकि वो लॉस करेगा। 37 माइनस टी इज इक्वल टू CO2 का कितना होगा, CO2 का कितना होगा, CO2 का नंबर ऑफ मोल कितना, 22 तो आपका वजन है ना, तो नंबर ऑफ मोल, वेट बाई मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट तो निकाल सकते हो। CO2 मोनो या ट्राई, ट्राई एटॉमिक, CO2 में 3 मोलिक्यूल है ना, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक का कितना, डिग्री ऑफ Cb की वैल्यू 3R। ये उंगली पे याद करवाए, मोनो मतलब 1 मतलब 1.5, 2 मतलब डाई, डाई मतलब 2.5, 3 मतलब ट्राई मतलब 3.5, और डेल्टा टी ध्यान से देखिएगा, इसका इनिशियल टेम्परेचर 27 था, तो बाद में बढ़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा T माइनस 27। क्लियर है, कुछ काट छाट दो, ये हमको लगता है 1/2 कटेगा, ये R से R कट गया, और कुछ कटेगा, देख लेते हैं, ये 2.5 है और ये 3, कुछ कटेगा, ये हमको लगता है 2.5 हटा के नीचे 10 ले ला सकते हैं, हमको मेरी मर्जी है, ठीक है। तो 5 5 जा 5 और 5 2 जा, कितना आ गया टोटल, 5 इंटू 37 माइनस टी, और 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 इंटू टी माइनस 37, इसको सॉल्व करके टी निकाल कर सकते हो, कितना आ जाएगा, टी करेंगे तो 5 इंटू 37, ये वाला जब उधर जाएगा तो कितना आएगा 6 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 6 और 5 11, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। या हम सॉल्व करें, या हम सॉल्व करें, बैटरी डाउन हो गया, बैटरी डाउन हो गया, तुम लोग का हो गया क्या बैटरी डाउन, लैपटॉप तो भाई मशीन है, चार्ज में लगाएंगे चार्ज होगा, इंसान कैसे चार्ज होगा, ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लोगे, ये तो आसान सा है, कर सकते हो, है ना, इसमें प्रोसेस और ट्रिक्स में कुछ सेम टू सेम ही एक प्रकार से आ रहा है, प्रोसेस भी आएगा, ट्रिक्स भी आएगा, ठीक है, डरने की बात नहीं है, क्लियर। ये रहा, ये क्वेश्चन में क्या है, एक कॉइल का एरिया पता, टर्न्स पता, अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका दिया हुआ क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कैरिंग ए रेट, ओ मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ रेट दिया हुआ है ना, dv बाई dt, कितना दिया हुआ है 10 to the power 4, अच्छी बात है, dv बाई dt। रेसिस्टर भी दिया हुआ है, करंट पूछ रहा है, तो सबसे पहले ईएमएफ का फॉर्मूला याद है, ईएमएफ का फॉर्मूला याद है, कितना होता है n d phi बाई dt, है ना, d phi बाई dt, ध्यान से देखना, n तो ठीक है, phi को क्या लिख सकते हो, b इंटू एरिया, b इंटू एरिया, एरिया को बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या बचेगा dv बाई dt, यही बचेगा ना, और कुछ नहीं, लेकिन हमको ईएमएफ नहीं, हमसे पूछ रहा था करंट, तो करंट के लिए बहुत अच्छा चीज है, ईएमएफ बाई रेसिस्टर ही तो होता है ना, तो ईएमएफ निकला हुआ, इसको रेसिस्टर से डिवाइड कर दो, कितना आएगा n बाई r इंटू एरिया इंटू dv बाई dt, सबका वैल्यू पुट करो, n कितना, नंबर ऑफ टर्न्स कितना 10, रेसिस्टर कितना 20, सब दिया हुआ है, एरिया कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में चेंज कर सकते हैं, -4, मतलब कितना आ जाएगा -3, 10 to the power -3, और dv बाई dt कितना दिया हुआ है 10 to the power 4, कितना आसान मस्त कैलकुलेशन है, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा कलम चेंज कर लेते हैं, इसका वैल्यू 10 हो जाएगा, है ना, और ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, कैलकुलेशन ज्यादा तगड़ा नहीं होता है,
ठीक है, आप कहोगे सर ये क्वेश्चन इतना लंबा समय बना, तो घोड़ा हम ये लिख रहे थे तब ना, तुम तो जानते हो ये चीज ये होता है, तो लिखने की क्या जरूरत है? एग्जामिनेशन में पूरा लिखोगे क्या? EMF, अरे घोड़ा सिंपल ई से लिख सकते हो ना। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है भाई। हाँ, ये क्या सवाल है? ये सवाल एग्जैक्टली एनसीईआरटी का, ये सवाल एग्जैक्टली एनसीईआरटी का, अगर तुम सच में उसको पढ़े हुए हो तो। ठीक है, क्या सवाल दिया हुआ है? एक मैग्नेटिक मेडियन कनेक्टिविटी दी हुई इतनी, ये देखो डाटा देखो, एम्पियर पर मीटर, इतना करंट होगा जबकि सोलेनॉइड का लेंथ इतना है और टर्न्स इतना है ना? तो लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर और टर्न्स कितना है? 150। तो फॉर्मूला याद है कनेक्टिविटी का, H इक्वल टू NI, H इक्वल टू NI। H कितनी वैल्यू दी हुई है? 2 गुना 10 की पावर 3, 2 गुना 10 की पावर 3। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 150 टर्न्स है ना, और लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैसे लिख सकते हो? 10 टू द पावर -2 इनटू करंट। तो दिक्कत, दिस इज H, दिस इज NI। काट छाट कर दो, हमको लगता है कट जाएगा कितने बार में? 10 बार में। एक जीरो से तो कट ही जाएगा, 10 के पावर 2, ये और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुना 10 के पावर 2 इनटू 10 टू द पावर -2। कितना आराम से बन गया। अगर तुम ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर यही है कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव दिया हुआ है और आपसे ऑप्शन पूछ लिया है ना, आपसे ऑप्शन पूछ लिया, डरने की क्या बात। ठीक है, जैसे ये सवाल, अभी ये मत कहना ये क्वेश्चन तो हमको लगता है रिवीजन भी कराया ना, उसमें भी दे लिए हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है देखो ध्यान से, रेसिस्टर, रेसिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बटा A। आपसे दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल R डिक्रीज बाई 1%, क्रॉस सेक्शनल डिक्रीज बाई 1%। आगे सवाल देख, शुरू से देख लेते हैं। When resistor of a wire passing through a die of cross sectional area is decreased by 1%, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज बाय 1%। आगे तो आपसे पूछ रहा है द चेंज इन रेसिस्टर ऑफ वायर इज, सिर्फ एरिया ही चेंज कर रहा है ना, तो ध्यान से देखना, याद है एरिया चेंज किया, एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते है ना। ऊपर में क्या बन गया? ऊपर में वॉल्यूम और नीचे में एरिया का होल स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, गोली मारो, तो कितना आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। पीरियड का कंसेप्ट लगाओ, डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा A बाई A। कोई दिक्कत? डेल्टा A बाई A, एरिया कितना चेंज कर रहा है? 1% से, याद रखना डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डरने की बात नहीं, ऑप्शन के साथ आएगा 2%। ध्यान से देखना, एरिया जब, एरिया इनवर्सली है ना, एरिया जब डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टर इंक्रीज करेगा। है कोई ऑप्शन? ये रहा, पता नहीं कैसे कैसे किया है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के किया है सॉल्व। ठीक है, लेंथ का भी परसेंटेज निकाला, एरिया का भी निकाला, पर अपने को दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अपन जो एक रूल जानते हैं बस उसी से चलेंगे, जो चेंज कर रहा है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर ले आओ। क्लियर है? जो चेंज कर रहा है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर ले आओ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा था? एरिया जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो रेसिस्टर कॉमन सी बात है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर हमको लगता है एनटीए एग्जाम से पहले अगर 30 टेस्ट ले लेता है तो वाओ, कितना प्लस पॉइंट है आपके लिए। क्लियर? बहुत प्लस पॉइंट है, इसलिए सारा क्वेश्चन को उसका देख के जाना, बना के जाना। क्लियर है? बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिया है और मैक्सिमम आईटी का क्वेश्चन सब्जेक्टिव। ठीक है, बताएंगे ये सवाल ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है। ठीक है, ऐसा सवाल तुम बनाए हुए हो। देखो क्या सवाल है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 दे दिया ना, तो बड़ा आराम से बिना सोल्व किए आंसर लिख सकते। ठीक है, बोलोगे सर कैसे? लो ना, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला याद है, इस v को डिफरेंशिएट करते हैं ना, ध्यान से देखना, v को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको जब x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? -1000 x स्क्वायर। तुमको याद है डिफरेंशिएशन, 1/x का -1/x स्क्वायर। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 1500 है ना, तो कितना आ जाएगा? -1500 इंटू 2/x का क्यूब। ठीक है,
ये कितना है 500 है ना, कितना हो जाएगा -500। नीचे में देखना x का पावर 3 है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो कितना होगा 3 इंटू एक्स का पावर 4, 3 इंटू एक्स का पावर 4। अब हम बोलेंगे हम एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि x का मान 1 दिया हुआ है तो हटाओ ना, ठीक है। हम डिफरेंशिएट क्या किए, ऊपर को नीचे से मल्टीप्लाई किए, नीचे वाले को ऊपर से क्या किए मल्टीप्लाई किए। ध्यान से देखिए कितना आएगा, ये पावर में जब इसको मल्टीप्लाई किए तो 1000, हालांकि देख लो यहाँ पे सॉल्व कर चुके। ये वाला कितना आएगा, आएगा 15 दूना 30, 3000। ये कितना आएगा 5 5 3 15, 1500। ये कितना आ गया टोटल 5500। ऑप्शन नंबर 3। झमेला ही नहीं है। 1/x का डिफरेंशिएशन हमको तो याद है, हमको तो बड़ा आराम से यूज कर सकते हैं। और 1/x² का क्या होता है -2/x3, और 1/x3 का क्या होता है -3/x का पावर 4। झटके में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। माइनस का साइन होता है, सब प्लस हो जाएगा, क्लियर है। कोई दिक्कत बन जाएगा, बड़ा आराम का सवाल। ये सवाल भी बिना कैलकुलेशन, बिना कलम उठाए बना सकते हैं। कैसे, हमको क्यों, क्योंकि हम तुमको याद करवा ये नहीं दिया है ना। 1/e का वैल्यू कितना होता है 0.37, कितना होता है 0.37। अब ध्यान से देखना, मीन लाइफ में जानते हैं ना 1/e बचता है, 1/e बचता है। ये दिमाग में है ना। हाफ लाइफ मतलब क्या होता है 50% बचता है, माना 50% ही जाता है। 1/e कहने का मतलब, सॉरी मीन लाइफ कहने का मतलब 1/e बचता है, 1/e बचता है। 1/e का बस वैल्यू तुमको याद करवाए, वो याद होना चाहिए। कितना होता है 0.37। तो कहने का मतलब 0.37 बचता है। तो कितना खत्म हो गया, वो एक में से घटा दो, कितना आएगा 0.63 के आसपास, 0.63 के आसपास। यही ऑप्शन, कोई दिक्कत, कोई झमेला नहीं है ना। 1/e का बस वैल्यू याद होना चाहिए। आपको याद करवाए हैं e का वैल्यू 2.72, 1/e का वैल्यू 0.37, e² का वैल्यू और 1/e² का वैल्यू। इससे ज्यादा फिजिक्स में यूज ही नहीं होता, ठीक है। और आपको शायद हम याद करवा चुके हैं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है। log 2 और log 3, बस ln2 और ln3, इसकी वैल्यू याद कर लोगे ना, आज तक log में नहीं फंसोगे। फाउंडेशन वाले जब नहीं फंसते हैं, तुम तो नहीं फंसने चाहिए। क्लियर है, डायरेक्ट बन गया, कोई दिक्कत। ये इतना लंबा चौड़ा जो है करने वाला, उससे तो बच गए, है ना। याद रखना, मीन लाइफ कहने का मतलब 1/e बचता है, 1/e कहने का मतलब 0.37 बचता है। तो गायब कितना हो गया 0.63, 0.63 क्या हो गया गायब। उसकी रिगार्डिंग ऑप्शन ही आपको मिल गया, बी नंबर। कोई दिक्कत, आगे देखते। ये क्वेश्चन जबरदस्त 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 है ना। और मैक्सिमम बच्चा ये छोड़ के आएगा, क्यों छोड़ के आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिलता है। क्या मिलता है, कैलकुलेशन। दिखाते हैं पहले कैलकुलेशन, दिस इज द कैलकुलेशन। तो कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है ना, ये तो बड़ा आसान है, पर इसको सॉल्व करना है ना, किताब का क्या, इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख दिया है कि नहीं। अपन को सॉल्व करना पड़ता है, तो लो तुम्हारे लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, डरना नहीं। ध्यान से देखना क्या सवाल पूछ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये एनर्जी दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कहां करेंगे, उस ओमेगा का। ओमेगा कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी। खैर यहाँ पे ओमेगा क्या होगा जानते हो, ओमेगा वही ना जो टाइम का कोफिशिएंट है। तो टाइम का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे c है और यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा है, कितना 1.57 इंटू 10⁻⁷ इंटू c। और ओमेगा इक्वल टू जानते हैं ना 2πf। तो फ्रीक्वेंसी की कितनी वैल्यू आ गई 1.57 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2। पाई का कितना वैल्यू होता है 3.14, 3.14। ये वाला कट जाएगा 2 बार में, है ना। तो फ्रीक्वेंसी की कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू 10⁻⁷, है ना। इसी का यूज करके क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर है। हम जानते हैं ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन, जो एनर्जी आता है वही वर्क फंक्शन में जाता है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है। खैर E का वैल्यू कैसे लिखेंगे, HF से लिखेंगे, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता है।
वर्क फंक्शन हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता ही है, और प्लस E इंटू वी। कैसे लिखेंगे देख लो, कैलकुलेशन बड़ा आराम से होगा, बड़ा आराम से होगा, एकदम झमेला मत नहीं करना। एज का कितना वैल्यू याद है? तो 6.62, हम इतना लंबा चौड़ा क्यों ले, सिर्फ 6.6 लेते है ना, इंटू 10 टू द पावर -34। फ्रीक्वेंसी का कितना वैल्यू, ये 1/4 इंटू 10 टू द पावर 7। क्लियर है? और वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना, और प्लस इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, हम कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन। ठीक है, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। ये वाला कट जाएगा कितना बार में, याद है? 4 1 बार में बचेगा 26। 26 मतलब 6 4 जा 24, 1.6 के आसपास ही बचेगा। देखो हम कैलकुलेशन ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं। 1.6 इंटू ये कितना होगा, 10। सी छूट गया, सी छूट गया, याद रखना, ये सी छूट गया। सी नहीं छूटना चाहिए, सी नहीं छूटना चाहिए, सी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, सी छूट गया, है ना। खैर, सी का वैल्यू डाल देंगे। ये कितना होगा, -34 है, और ये 10 टू द पावर 7 है। कितना होगा, ये 4 उधर और 3 उधर, तो -27। सी का कितना वैल्यू होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर +8। उधर कितना है, 1.9 इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ई का कितना वैल्यू होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देखो कैलकुलेशन कितना आराम हो गया, 1.6 से कट गया। ठीक है, ये 10 टू द पावर 8, इसको कटेगा तो कितना, -20, सॉरी -8 1 19 के बारे में, ये वाला इससे कट गया। कोई कैलकुलेशन मिला है अभी तक? इधर कितना बचा, 3, और उधर 1.9 प्लस VH, तो VH का मान कितना आया, 1.1। 1.1 के आसपास कोई है? सिर्फ अप्रॉक्स कैलकुलेशन, सिर्फ अप्रॉक्स कैलकुलेशन, और आंसर सामने। सिर्फ अप्रॉक्स कैलकुलेशन और आंसर सामने। क्लियर है? अरे आवाज तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है आवाज रिकॉर्ड? आवाज रिकॉर्ड कद्दू होगा, माइक्रोफोन यहाँ है ना। बस 2 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आवाज हड़बड़ा आएगा, रूम से आएगा। क्लियर? हाँ। माइक्रोफोन ओपन है, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वाह 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 वाह, क्या बात है। लगता है क्वेश्चन का एक्साइटमेंट में सब भुला गए, हाँ, या किसी और चीज का एक्साइटमेंट। अभी थोड़ा हम बिजी हैं, इसलिए लेकिन कोशिश तो कर ही रहे हैं कि आपका डॉट इंस्टेंट सॉल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का डॉट पहला प्रायोरिटी है ना। क्लियर? वो हम पहले सॉल्व करते हैं। खैर देखो आगे, बच गए? अरे बचे कि नहीं बचे? इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन से गुना भाग करते करते दिमाग के तोते उड़ जाते हैं, और अपन सीधे अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं, ओनली अप्रॉक्स कैलकुलेशन। दिक्कत नहीं ना? ये सवाल ही बन जाएगा बड़ा। कैसे? ठीक है, देखो इतना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे, ये देखने याद है किसका यूनिट है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका एनर्जी। ठीक है, और आंसर भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हमको चेंज करने का कोई झमेला नहीं है। रे स्ट्राइक ए मेटल, द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड केस सेल आर ऑब्जर्व टू मूव इन ए सर्किल। वाह, है ना। देखो 24.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसी मेटल पे आया। क्लियर? और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन भागा वो सर्किल में दौड़ा। कितना सर्किल का रेडियस है, 23 mm। ठीक है, तो रेडियस से हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो रेडियस का फॉर्मूला याद है, mv डिवाइडेड बाय bq। तो ये क्यों कर रहे हैं, ये वेलोसिटी के लिए कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, bqr बटा m। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका रेडियस दिया हुआ था, तो रेडियस हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी। वेलोसिटी से क्या निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। कितना होता है, हाफ m/v²। ठीक है, हाफ तो ठीक है, मास तो ठीक है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, bqr बाई m का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, हाफ v² q² r² बटा m। क्लियर है? इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछ रहा था बाइंडिंग एनर्जी, है ना, तो ध्यान से देखना, 24.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आया, कहां कहां गया,
उसके बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ा होगा और प्लस जो बच गया वो काइनेटिक एनर्जी लेके भाग गया होगा। कौन? इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये मत कहना कि सर इसमें भी कैलकुलेशन मिलेगा, अरे नहीं मिलेगा, डाटा ही जबरदस्त दिया होगा। क्लियर है? कर लोगे, ये हम उम्मीद है कर लोगे। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या निकला, ये 24.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी आया है वो कहाँ कहाँ गया, तो सबसे पहले मेटल के बाइंडिंग एनर्जी में चला गया और साथ ही साथ उसको जब ओवरकम किया एनर्जी को तो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, और वो इलेक्ट्रॉन कौन सा एनर्जी लेके भागा, काइनेटिक एनर्जी। तो दिक्कत यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, इसमें कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। अरे जब इसमें तगड़ा वाले में जब सॉल्व करते हैं तो इसको नहीं सॉल्व कर सकते। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला। हाँ कहाँ गया, पूरा हो जाए गया, ध्यान से देखना। टेलीस्कोप, कौन सा चीज, टेलीस्कोप बनेगा, सवाल पढ़ो तो क्या दिया हुआ। हाँ देखो टेलीस्कोप का डायमीटर दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू स्टार, ताकि जस्ट रिजॉल्विंग पावर पूछ रहा है, थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई ए। ठीक है 1.22 तो ठीक है, लैम्डा कितना दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू पावर -10, और ए करने का मतलब एपर्चर ना, डायमीटर कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, ये कटेगा कितना बार में, 0.6। अब 0.61 भी लिखना जरूरी है नहीं ना। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, ये 3 जीरो इसको देते हैं तो कितना बचेगा, -7। ठीक है, और ये देखो ध्यान से अलग कलर, ये 5 बचा, ये 0.6 बचा, है ना। तो 6 5 जा 30, कितना बचेगा, 3 × 10 टू पावर -7। तो है इसका ऑप्शन ये रहा। फिर से बोल रहे हैं कैलकुलेशन है ही नहीं, है ना, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं मिलता। अच्छा ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन में तुम लोग बहुत बार पूछे हो कि सर कभी कभी 1.22 रहता है, कभी कभी 1.22 नहीं रहता है ना, पूछे हो, याद है। ठीक है, तो छोटा सा क्लू देते हैं कैसे याद रखना। जब धरती आसमान आकाश प्लेनेट प्लेनेट का बात हो ना, तारे सितारे, है ना, तो उस केस में क्या लाते हैं 1.22, क्योंकि वो बहुत दूर है, कि वो बहुत दूर है। पर जब धरती पे ही किसी कोने पे रखा हुआ का बात कर रहे हैं और उस केस में रिजॉल्विंग पावर निकालना है, तो उस केस में 1.22 नहीं लेते हैं। समझ में आया मुझे क्या बोले, जब धरती से दूर तारे सितारे का बात हो तो थीटा का मान क्या लगाते हैं, 1.22 लैम्डा बाई ए। और जब धरती पे ही रखा हुआ कोई दो ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करना है तो थीटा का वैल्यू क्या लगाते हैं, 1.22 नहीं लगाते, सिंपली क्या, लैम्डा बाई ए। क्लियर है, दिक्कत नहीं ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन तो बड़ा आराम से बना लोगे, बच्चा भी बना लेगा, 12th बोर्ड का बच्चा भी बना लेगा, है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस। देखो ध्यान से, एक मछली है जो पानी को देख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 4/3, नहीं भी दिएगा तो निकाल सकते हो, 12 सेंटीमीटर भी लो, तो आपसे रेडियस पूछ रहा है ना। तुमको शायद रेडियस का फॉर्मूला याद है, और नहीं याद है तो याद कर लो, h/μ² - 1। ठीक है, h/μ² - 1 का रूट, h कितना है 12 सेंटीमीटर, म्यू कितना है 4/3 है, तो μ² कितना हो जाएगा 16/9 और -1, ये कितना बचेगा 7/9 का रूट कितना होगा, ये हो जाएगा √7, और √9 की वैल्यू कितनी 3, कटेगा कितना बार में 4/√7। हाँ कटेगा कैसे, कटेगा कैसे, ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 36/√7, ये सोचे कटेगा कैसे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये बच्चा वाला सवाल है, तो क्रैश कोर्स कहें, रिवीजन कहें, जो कहो उसमें भी दिए हैं। ठीक है, एवरेज पावर पूछ रहा है, पावर का फॉर्मूला याद है ना, ईएमएफ की वैल्यू आरएमएस और वोल्ट, ईएमएफ की वैल्यू, करंट की वैल्यू, और दोनों के बीच में एंगल cos फाई। ये cos के टर्म में है, ये साइन के टर्म में है, दोनों के बीच में अपने आप पता चलेगा कि फेज डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का। याद है, ये cos के टर्म में, ये साइन के टर्म में, तो दोनों के बीच का फेज कितना है 90 डिग्री का। खत्म करो, हमको लगता है ये अगर जानते हो तो कितना सेकंड लगेगा, मुश्किल से 6 सेकंड या उससे भी कम 5 सेकंड। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर तुम मेरा ट्रिक से चलो जितना क्लास में बताए हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 21 क्वेश्चन को इजीली 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो,
इतना काबिलियत तुमको दिए थे, लेकिन वो तुम्हारे रिवीजन में है कि नहीं है, सब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सबका सब उस पर डिपेंड करता है। चलो देखो ये सवाल में क्या करा है, ये सवाल में क्या करा है, एक चार्ज पार्टिकल को, है ना, छोटा सा चार्ज पार्टिकल है, उसको फेंक दिए जो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल पे है, 45 डिग्री पे। क्लियर। जिस केस में रेडियस क्या बनता है और पिच क्या बनता है, रेडियस का फॉर्मूला याद है, तो क्या था, एम भी परपेंडिकुलर बटा बी क्यू। हमको एम भी बटा बी क्यू याद नहीं करवाए, एम भी परपेंडिकुलर बटा बी क्यू। एम तो ठीक है, भी परपेंडिकुलर कौन सा, तो भी परपेंडिकुलर वही होला ना जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और दिस इज द पैरेलल। क्लियर। भी परपेंडिकुलर कितना, v sin 45 डिवाइडेड बाय पिच का फॉर्मूला, तो पिच एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए क्या निकालते हैं, v पैरेलल, है ना, इसके तरफ v पैरेलल इनटू एक कंप्लीट टाइम पीरियड। v पैरेलल कितना है, तो v cos 45 और टाइम कितना हो जाएगा 2 पाई m बटा v, है ना। ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। अब देखो सॉल्व करना बहुत आसान है, जो कॉमन है उसको काट दो। क्यों, क्योंकि पिच दिया हुआ है और हमसे रेडियस पूछ रहा है, तो हम r बाई पी निकालना। ठीक है, r बाई पी निकाल, जो कॉमन है उसको काटते जाओ। m भी कॉमन है, m भी कॉमन है, काट के फेंक दो। dq कॉमन है, काट के फेंक दो। sin 45 cos 45 का वैल्यू सेम होता है, तो काट के फेंक दो। तो r के में सामने कुछ नहीं बचा और p के सामने क्या बचा, 2 पाई बचा। ठीक है, तो r के सामने कुछ नहीं बचा, p के सामने 2 पाई बचा, तो हमसे रेडियस ही पूछ रहा था ना, क्या बचेगा, p बटा 2 पाई। क्लियर है। अगर तुमको ये सच में पता होगा ना, तो ये मुश्किल से 15 सेकंड लगेगा तुमको सॉल्व करने, बस फॉर्मूले रेडियस का और पिच का पता होना चाहिए। क्लियर है, और कुछ क्लियर। अब ये क्वेश्चन बताओ, ये ट्रिक से बनाया या प्रोसेस से बनाया, चलो ट्रिक्स क्या कहता है, देखो ट्रिक्स क्यों लगाए हम, मटेरियल सेम दिया हुआ है, लेंथ एरिया सब सेम दिया हुआ है ना, तो यहाँ का जब टेम्परेचर निकालना है, सब सेम दिया हुआ है, सब सेम आइडेंटिकल है, तो मीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मीन। मीन कहने का मतलब ये 0 90 90 0 90 90 का मीन ले लो तो आंसर आ जाएगा 60। क्लियर है, याद है, भुला गए, भुला गए हमको पक्का पता है, पक्का पता है, ये सब थोड़े पता है तुमको, तो प्रोसेस पता रहता है। बोलो बोलो, प्रोसेस बताना पड़ेगा क्या, मन नहीं कर रहा। ठीक है, चलो प्रोसेस का हिंट दे देते हैं। हालांकि ट्रिक्स पता तो मुश्किल से हमको लगता है 3 सेकंड, है ना। बस कैसे कैसे क्लू निकाले, मटेरियल सेम, सेम एरिया, सेम लेंथ सब है, तो यहाँ का मीन टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो 0 90 90 का मीन कितना होता है 60। प्रोसेस क्या कहता है, जितना हीट आएगा H1 मान ले, ये मान लेते हैं हीट आएगा H2, उतना ही हीट जाएगा, है ना। तो जितना हीट आएगा H1 प्लस H2 उतना हीट जाएगा, उतना हीट जाएगा। हीट आना जाना क्या होता है, इसका टेम्परेचर T मान लेते हैं, कॉमन टेम्परेचर। क्लियर है, कितना हीट आता है तो टेम्परेचर डिफरेंस ना, कितना आएगा 90 माइनस टी बटा रेसिस्टर, सब आइडेंटिकल है तो R मान लेते हैं, सब R। H2 मतलब ये वाला ना, तो कितना टेम्परेचर का डिफरेंस 90 माइनस टी, 90 माइनस टी, और कितना का रेसिस्टर R। H3 मतलब ये वाला ना, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना T माइनस 0 बटा रेसिस्टर कितना R। तो दिक्कत, इसको सॉल्व कर दो, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, सेम टू सेम 60। या तो कैलकुलेशन करो इतना लंबा चौड़ा, या छोटा सा पॉइंट्स याद रखो, जब मटेरियल सेम, लेंथ सेम, सब सेम, तो टेम्परेचर सबका एवरेज होता है। क्लियर है, ये प्रोसेस भी दिया हुआ है ना। अब देखो ध्यान से, प्रोसेस तो किया है लेकिन बाद में आंसर भी, जो ट्रिक्स हम बनाए थे उसका भी आंसर लिखा हुआ है ना। तो मेरे ट्रिक से चलो बड़ा काम करेगा। ये क्वेश्चन भी हमको लगता है क्वेश्चन पढ़ने के साथ तुम आंसर मार सकते हो, अगर मेरा कॉपी पढ़े हो ध्यान से। मेरा क्या, किसी भी टीचर का कॉपी पढ़े हो तो ध्यान से बना सकते हो, है ना। क्या दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि एक गिवन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है गैल्वेनोमीटर, मतलब ये जॉकी वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शनल डायमीटर AB का डबल कर दिया जाए, AB मतलब ये ना, इसका एरिया हम डबल कर देते हैं, एरिया क्या कर देते हैं, डबल। तो आपसे पूछ रहा है नल पॉइंट, तो नल पॉइंट कब से डिपेंड करने लगा, एरिया वेरिया पे, है ना। नल पॉइंट डिपेंड करता है, एरिया वेरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो ईएमएफ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है।
तो पहले का डिफ्लेक्शन पॉइंट x था, तो बाद का भी कितना होगा x। नहीं डिपेंड करता, बस पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रोस्टैट में याद होगा तो बना सकते हो। ठीक है, 4 टाइम्स 1000 है ना, 1000 मतलब नंबर कितना दिया हुआ, कितना 1000। सबका रेडियस r है, चार्ज q है, कोलैप्स 1 है। तो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, देखो जब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना तो लगता है कि डायरेक्ट हम बना ही दे, लेकिन भूल जाते हैं कि हमको बताना रहता है, इसलिए आप इसलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल जो बड़े वाले का होगा वो जानते हो, छोटे वाले का इनटू नंबर का पावर कितना होता है 2/3। चार्ज जो होता है बड़े वाले का याद है, एग्जैक्टली NQ होता है। रेडियस जो होता है बड़े वाले का याद है, रेडियस का पावर 1/3 होता है। और पोटेंशियल भी तुमको याद रखना चाहिए, क्या होता है, वो भी आपका n का पावर 2/3। ये रिजल्ट आपको क्या रखना है, याद। कैपेसिटर का बात करते हैं तो कैपेसिटर कितना होता है 1/3 इंटू Q। ठीक है, बैकग्राउंड में अगर आवाज आ रहा हो तो उसको नेग्लेक्ट कीजिएगा, क्योंकि भाई हमारे माननीय मोदी जी लॉकडाउन खोल चुके हैं। लॉकडाउन खोल चुके हैं तो भाई अमीरों के यहाँ घर बनता है। ठीक है, सब बना रहे हैं। चल हाँ, बन जाएगा। पोटेंशियल बड़े वाले का निकालना है, छोटे वाले का इंटू r का पावर 2/3, सॉरी n का पावर 2/3। छोटे वाले का कितना दिया हुआ है, द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इज लार्जर देन द स्मॉलर बाई फैक्टर। फैक्टर तो पूछ रहा है घोड़ा, n का पावर 2/3, n का कितना वैल्यू 1000, 2 के पावर 3, इसका मतलब 10 के पावर 3 होगा ना, काट छाट कर दो, 100 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो रिजल्ट है वो याद रखना है। चार्ज जो होता है n टाइम्स, कैपेसिटर जो होता है n का पावर 1/3 टाइम्स, रेडियस जो होता है वो भी n का पावर 1/3 टाइम्स, और पोटेंशियल जो होता है n का पावर 2/3 टाइम्स। दिस इज अ फैक्टर। ये आपको क्या रखना चाहिए, याद, ये वाला। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट का बड़े मजेदार चीज है ना। चलिए ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है देख लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन में कह रहा है एट ज्वाइनिंग फलाना ठिकाना दिया हुआ है, ये में 5 दिया हुआ है, ये वैल्यू 5 दी हुई है, और इसकी रेसिस्टर कितनी दी हुई है 1 ओम, है ना। जब हमसे पूछ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज, तो चार्ज मतलब इनफिनाइट समय पे ना, तो इनफिनाइट समय पे ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं, क्योंकि ओपन हो जाता है ना, बचेगा कौन, सिर्फ R2। R2 कहने का मतलब कितना, R2 कहां गया, 4 ओम। ठीक है, और ये E में कितना लगाए हैं 5 वोल्ट, और ये रेसिस्टर कितना लगाए हैं 1, है ना। अब इसका यूज करके हम छोटा सा चीज निकालते हैं, क्या, करंट निकाल सकते हो। कितना होगा V/R, V कहने का मतलब कितना 5, R कहने का मतलब कितना 4 और 1 5, मतलब कितना 1। तो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम कितना हो जाएगा I इंटू R, तो I1 4 वोल्ट। ठीक है, छोटा सा दिमाग लगाओ, छोटा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, पहले यहाँ पे मिटा तो दें, देखना देखना थोड़ा सा है ना। हमने इसके क्रॉस, इसको हटाओ, घोड़े को अलग कलर ले लेते हैं। कितना वोल्टेज ले आए 4 वोल्ट, कितना वोल्ट 4 वोल्ट, ध्यान से देखना कितना वोल्ट ले आए 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट यहां से यहां तक का वोल्टेज है ना, हमको चाहिए ये कैपेसिटर तो आधा आधा, है ना। 4 वोल्ट, देखो फिर से डायग्राम बना लेते हैं, है ना, तुमको समझाने के लिए डायग्राम बना रहे हैं और कुछ नहीं तो फटाक से बन जाता है ना। हमने इसके और इसके अक्रॉस ले आया कितना वोल्ट 4 वोल्ट। अब बीच में रेसिस्टर का कोई यूज नहीं, क्योंकि इनफिनाइट में क्या है, ये ओपन है, कैपेसिटर ओपन है, ये रेसिस्टर में करंट जाएगा ही नहीं, तो काहे के लिए हम दिमाग लगाएं इसको लेकर, काहे के लिए दिमाग लगाएं इसको लेकर, है ना। टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट है, तो आधा कितना होगा 2 वोल्ट इसके अक्रॉस, 2 वोल्ट इसके अक्रॉस, सबके अक्रॉस कितना बचेगा 2 वोल्ट 2 वोल्ट, है ना। ये 4 वोल्ट पैरेलल में है ना, तो टोटल कितना वोल्ट होगा 4। खैर हमको किसी एक पे निकाल लेते हैं चार्ज। चार्ज करने का मतलब सीधी, सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 3, सी दिया हुआ है 3, और वोल्टेज एक के क्रॉस कितना है 2, 3 to 6 है। तो बस तुमको पता होना चाहिए क्या करना है ना। अगर तुमको सच में अभी पता चल गया होगा, रूल्स वही है। क्या रूल्स है, क्वेश्चन जब हम बना लिए तो वीडियो को पॉज करो और इसको पूरा बना दो, या फिर ये पूरा वीडियो देख सकते हो, उसके बाद तुम एनटीए का 19वां टेस्ट है उसको सॉल्व करो।
सॉल्व कर दो, वो 19 टेस्ट ले, 20 ले या 30 ले, है ना, हम कोशिश करेंगे पूरा वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराएं आपको, लेकिन उसको सॉल्व करो, बड़ा फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा, इतना कि इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है, इतना कि इमेजिन नहीं कर सकते। रूल्स वही है, क्वेश्चन हम बना दिए, या फिर तुम पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद फिर से ये टेस्ट उसी समय या फिर आधा घंटा बाद अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, पूरा 45 क्वेश्चन बना, ठीक है, जैसे फिजिक्स में कर रहे हो, केमिस्ट्री बायो में कर दो, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस कितना, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो बताइए रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ए कंडक्टर, है ना, जबकि पोटेंशियल क्या है दोनों का सेम, तो याद है, तुमको याद होना चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाता है, अगर पोटेंशियल क्या होता है सेम, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, r2 बाई r1, r2 कितना 3 और r1 कितना 2, बस पता होना चाहिए, तो मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने, मुश्किल से 5 सेकंड, पर तुमको पता नहीं है तो थोड़ा देख लो कंसेप्ट। जब पोटेंशियल सेम होता है ना, तो क्या होता है रिजल्ट, पोटेंशियल करने का मतलब aq बटा r, पोटेंशियल सेम मतलब कांस्टेंट, मतलब k तो कांस्टेंट ही है, चार्ज जो हो गया रेडियस के डायरेक्टली, चार्ज जो हो गया रेडियस के डायरेक्टली, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो ना, चार्ज बटा एरिया, ठीक है, देखो कंसेप्ट समझो, चार्ज जो है रेडियस के डायरेक्टली, और एरिया तो जानते हैं ना 1 r स्क्वायर, ये काटेंगे तो कितना बचेगा 1 बाई r, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और ये रिजल्ट है इलेक्ट्रोस्टैट का जो हम आपको याद करवाएं, ठीक है। हाँ, दिमाग में ये मत लाना, है ना, कई कई जगह हम इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़ाए, तो ये मत याद लगाना कि सर पढ़े भी नहीं किए, सर को खुद नहीं आता इलेक्ट्रोस्टैट, है ना, ये दिमाग में मत लाना, ठीक है। हो सकता है आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके इंस्टीट्यूट में हम नहीं पढ़ाए, है ना, हमको याद आ रहा है, नाम नहीं लेंगे, कॉपीराइट इस बार नहीं आएगा, ठीक है। पिछला चैनल बनाए थे 2 साल पहले, उसमें कॉपीराइट आया, कहानी खत्म, आज चैनल खत्म, ये तो मेरे भी सब्सक्राइबर अच्छे होते, अभी सब्सक्राइबर कुछ नहीं, ठीक है। कहानी क्या है, अगर वहां हम इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़ाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी जगह नहीं पढ़ाए, ठीक है, तुमको पता है हम कहाँ पढ़ाते थे, तो पढ़ाते थे तो बहुत जगह इलेक्ट्रोस्टैट भी पढ़ाए हैं, और ये चीज वहां याद करवाए हैं, अगर आप सच में, है ना, दिमाग में है, जो हम पॉइंट बोले हैं, जो चैप्टर पढ़ाए हैं, जो पॉइंट बोले याद करना है, उसको याद करना ही तो करना है, क्लियर है, चलिए छोड़िए, हाँ बोले, ये सवाल क्या कर रहा है, ये सवाल कर रहा है एक, क्या सवाल है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मिलीलीटर, जानते हो 10 टू पावर 6 होता है ना, 10 टू माइनस 6 मीटर क्यूब, या रिजल्ट याद होना चाहिए, तो शायद सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी का भी रोल है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना, एनर्जी कितना होता है याद है फॉर्मूला, 3/2 pv, ठीक है, 3/2 ठीक है, p का वैल्यू कहोगे सर नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम तो दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 टू पावर -6, और बोलोगे कि सर p नहीं दिया हुआ है, लेकिन p दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, एनटीपी कहने का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक कितना होता है 1.013 into 10 to power 5, अच्छा तो इसको इतना लंबा चौड़ा क्यों लेंगे, सिंपली लेंगे कितना 10 to power 5, ठीक है, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 0.15, तो है मेरा कोई दिक्कत है ना, तो एक डाटा का यूज हो जाता है एग्जामिनेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, एक आइडियल गैस एक्सपेंड सो दैट अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द, डिक्रीज कह रहा है ना, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस अंडरगोज ए प्रोसेस pv का पावर 6/5 है ना, 6/5 मतलब हमको लग रहा है ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना, pv का पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, जिसमें x की वैल्यू कितनी है 6/5 है, तो आपसे पूछ रहा है गैस में भी क्या होगा, तो ये पता चलेगा गामा से, पहले गामा तो निकाल लें, है ना, तो क्या लगाएंगे, जितना हीट है वो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, हीट का फॉर्मूला याद है क्या, NCV डेल्टा टी, नहीं NC डेल्टा टी, NC पॉलीट्रॉपिक के लिए डेल्टा टी, और डेल्टा U का जो वैल्यू होता है तुमको याद करवाएं, ये तो हमेशा NCV डेल्टा टी होता है, ये हमेशा क्या होता है NCV डेल्टा टी,
इसको दिक्कत n से n खत्म, डेल्टा टी से डेल्टा टी। ये C पॉलीट्रॉपिक है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इज इक्वल टू, ये CP का कितना वैल्यू होगा, R डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। R से R भी खत्म, R से R भी खत्म, क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये वाला वैल्यू जब इधर लाएंगे तो हमको लगता है हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। और इसको उधर भेज दें, भेज सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। देखो नीचे वाला इंटरचेंज कर रहे हैं, x माइनस 1, x का कितना वैल्यू है 6/5। हम वैल्यू नहीं डाले अभी तक, हम अभी तक वैल्यू नहीं डाले, कोई जरूरत ही नहीं है। देखो ध्यान से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into x माइनस 1 और उधर गामा माइनस 1। x का मान अब डालो, ठीक है, कितना डालोगे 6/5, तो 6/5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू गामा 1 माइनस 1। यहाँ से गामा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना गामा। ये कितना आ जाएगा 2/5 माइनस 1, तो हमको लगता है आ जाएगा 7/5। 7/5 मतलब डायटोमिक, 7/5 मतलब डायटोमिक। अब याद करो, तुमको हम ये भी याद करवाए हुए, गामा का वैल्यू भी याद करवाए हुए, ठीक है। क्यों, कैसे, तुमको एक मोनो का याद करने के लिए बोले थे, कितना 5/3, 5/3। डाई का याद करवा दिए थे ना, 5 है, डाई 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 मतलब 2, ये 5 है 2 जोड़ दो, ये 3 है 2 जोड़ दो। ट्राई का भी याद करवा चुके, कैसे, ये 5 है, ट्राई मतलब 3, 3 जोड़ दो, और ये भी ट्राई मतलब 3 जोड़ दो, 3 मतलब कितना हो जाएगा 6। लोग इसको याद करते हैं 4/3, नहीं हम ऐसे याद करते हैं। ट्रिक्स तो बन गया ना, याद तो हो गया ना, प्रेशर तो घट गया ना, क्लियर है। इसीलिए बस एक का याद करो, बाकी सब हम तुमको याद करवाए, ठीक है। ये टॉपिक अगर आपके इंस्टीट्यूट में लिए होंगे तो बड़ा अच्छा, तुमको याद करवा दिया, तुमको याद हमको लगता है होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये फिर से वही क्वेश्चन है जो आपको याद करवाया है ना। इसका रिजल्ट नीचे आ जा, नीचे आ जा, देखिएगा ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक स्फीयर का डेंसिटी, मतलब वही क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला याद है तुमको, याद करवाया था एक चीज, क्या चीज, m s डेल्टा t बटा टाइम, जितना हीट का रेट होता है, और हमसे यहाँ सिंपली रेट पूछ रहा है डेल्टा t बटा टाइम इज इक्वल टू क्या, क्या याद करवाए थे, E सिग्मा a टेम्परेचर बॉडी का माइनस सराउंडिंग का पावर 4 करवाए थे यार, ठीक है। देखो ध्यान से, अब देखो सब डेटा दिया हुआ है, ये मास, मास के लिए डेंसिटी दिया हुआ है, और स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी भी कितना दिया हुआ है c, वैल्यू पुट कर दो, एक बार कितना वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू इनटू डेंसिटी, मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है c, और हमसे रेट पूछ रहा है ना, मतलब डेल्टा t बटा टाइम, यही तो पूछ रहा है, क्लियर। e नहीं दिया हो तो हटा दो, सिग्मा तो ठीक है, एरिया कितना, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr², 4πr²। टेम्परेचर बॉडी का कितना दिया हो ध्यान से देखना, अगर टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी ना, सराउंडिंग का टी नॉट, देखना सराउंडिंग का टी नॉट है, तो बॉडी का कितना हो जाएगा टी नॉट प्लस डेल्टा टी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है डेल्टा टी, ठीक है। तो बॉडी का कितना हो जाएगा टी नॉट प्लस डेल्टा टी का पावर 4 और माइनस टी नॉट का पावर 4। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो तो कुछ कटे छटे, 4 से 4 तो कट जाएगा, एक r², एक r बचेगा, बचेगा ना। यहां से देखो तो डेल्टा टी बटा डेल्टा टी का वैल्यू कितना आएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा ना, कितना बचेगा 3 रो, 3 रो, और नीचे में rdc, rdc, वाह rdc लिखा क्या, rdc इनटू, है ना। इसके लिए दिमाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टी नॉट का पावर 4 कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा टी बटा टी नॉट का पावर 4, है ना, माइनस टी नॉट का पावर 4, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन हो गया, हो गया, यहीं पे आंसर भी आ जाता है। नीचे देखो तो rdc सब में है ना, देखो ठीक है, देख लेते हैं, हमको तो दिख गया डायरेक्ट कि यही आंसर होगा, कितना 3 रो बटा rdc, टी नॉट का पावर 4 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस समथिंग ना, यही बचेगा ना, इसमें जरा रेट में ले आते हैं, है ना। अभी जानते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अब देखो पूरा टी नॉट का पावर 4 कॉमन ले लिया, तो इधर तो -1 बचेगा,
ठीक है। और जब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई बचेगा होगा तो कितना बचेगा 1 प्लस 4 इंटू डेल्टा टी बटा टी नॉट, 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म। ध्यान से ये टी नॉट एक खत्म, एक बचेगा, टी नॉट का पावर 3। अब तो आंसर आ गया, कितना आया 4 3 जा 12 रो टी नॉट का पावर 3 इंटू डेल्टा टी, नीचे में कितना बचेगा आर डी सी। अब आंसर आ गया, अब आंसर आ गया ना। तो कहने का मतलब तुमको ये जो फॉर्मूला याद करवाए थे किस लिए याद करवाए थे, देख लो एग्जाम में टेस्ट में तो आते जा रहा है, क्लियर है। किताबों का क्या है, किताब तो इतना इजीली सॉल्व करता है, किताब इतना आसानी से सॉल्व करता है मक्खन की तरह कि लगता है क्वेश्चन का वाह 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 वाह, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ टॉपर्स के लिए डिजाइन होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कुछ टॉपर्स के लिए डिजाइन होते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इसका भी एक ट्रिक्स था, क्या ट्रिक्स था, वेलोसिटी 1/5 हो गया ना, 1/5 मतलब यही तो परसेंटेज है, कितना 20%। क्यों, फ्रीक्वेंसी जो एपरेंट था f इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स ऑब्जर्वर साउंड माइनस सोर्स, सोर्स चलने का तो खत्म, ठीक है। तो जो एरर होता है f में वो क्या होता है, सिंपली वही जो v में होता है। ये v में कितना दिया हुआ है 5%, 5% है जो आपका दिया, 5% नहीं दिया हुआ है। वेलोसिटी इज 1/5 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब ये कितना दिया हुआ है 1/5, परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। किताबों का मेथड तुम ध्यान से देखो, किताबों का मेथड ध्यान से देखो, हम सब बता देते हैं। जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होता है f इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस ऑब्जर्वर, नीचे में तो कुछ है नहीं, ठीक है। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या बचेगा f इंटू 1 माइनस v नॉट बाई v, ठीक है। इसको अगर f इधर लाएंगे तो क्या बचेगा f डैश माइनस f इज इक्वल टू f इंटू माइनस v नॉट बटा v, ठीक है। इस f नॉट को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ऊपर में डेल्टा f बटा f इज इक्वल टू कितना बचेगा v नॉट बाई v, है ना। ये डायरेक्ट हम लगा रहे थे, तुम्हारे लिए पूरा कर देते हैं। ये देखो, हाँ ध्यान से, आपसे दिया हुआ है वेलोसिटी जो है 1/5 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर v है तो v नॉट की वैल्यू कितनी होगी 1/5, मतलब आंसर कितनी 1/5, 1/5 करने का मतलब कितना परसेंट 20%। तो ये क्वेश्चन बनाने के 3 तरीका आपको बता दिए, एक जो ट्रिक्स था, एक सिंपल जो झटका में प्रोसेस बनने वाला था, और एक डिटेल प्रोसेस, ठीक है। तो दिक्कत, अब ये सवाल अगर तुम मेरा साउंड वाला क्लास किए होगे तो ऐसा सवाल इंटेंसिटी का रेशियो का 4 टाइप का सवाल किए होंगे, नहीं 3 टाइप का। एक तो इक्वेशन दिया हुआ रहे, 2 क्वेश्चन करवाए थे जब ग्राफ दिया हुआ है, और इंटेंसिटी का रेशियो निकलवाए थे, ठीक है। उसी के जैसा सवाल ध्यान से देखना। एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना 1/2, 5/10 कितना होता है 1/2। ओमेगा का रेशियो कितना, इसका ओमेगा है 2π75, इसका ओमेगा है 2π150, 2π150 देख लो 2π75, इसका कितना है 2π150, इसको भी काटेंगे तो कितना बचेगा 1/2। और इंटेंसिटी जानते हो ना, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों के प्रोपोर्शनल होता है, तो I1/I2 निकालना है ना। कहने का मतलब ओमेगा 1/ओमेगा t और A1/A2, और दोनों का क्या चाहिए, ओमेगा 1/ओमेगा t कितना दिया हुआ है 1/2, ये भी कितना दिया हुआ है 1/2, होल स्क्वायर कर दो आंसर ले आओ, कोई दिक्कत। तो इसका हम क्लास क्वेश्चन करवाए थे 3 टाइप का, एक इक्वेशन दिया हुआ रहे, 2 ग्राफ दिया हुआ रहे। किसका ग्राफ, इक्वेशन वर्सेस टाइम पीरियड का, या इक्वेशन वर्सेस ओमेगा का, या फ्रीक्वेंसी का, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाएं आपको, ठीक है। भुलाइएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो दुनिया का हर किताब में रहता है, हर किताब क्या दिया हुआ है, सेकंड पेंडुलम क्लॉक हैविंग स्टील वायल कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर इंक्रीज कराएं डेल्टा टी से ना, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है 2π√L/g, ये L का पावर हाफ है ना, तो क्या होता है ईडर का कांसेप्ट डेल्टा t/t इज इक्वल टू हाफ इनटू डेल्टा L/L, ये ईडर का कांसेप्ट है। इसके बाद हीट का लग जाता है, डेल्टा L का कितना वैल्यू L अल्फा डेल्टा T, नीचे में भी L से L खत्म, ठीक है। तो डेल्टा T का वैल्यू कितना आ गया ध्यान से देखना, हाफ अल्फा डेल्टा T इनटू पूरा टाइम, ठीक है। ये टाइम ही है ना, टाइम जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा,
वैल्यू डाल दो, हाफ अल्फा कितना वैल्यू दिया हुआ, ये दिया हुआ है, बड़ा आराम से बड़ा अच्छा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। डेल्टा टी, ये देखना पर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो डेल्टा टी भी कितना 20। टाइम, टाइम किसमें पूछ रहा है, एक वीक में, एक वीक में कितना दिन, 7 दिन, एक वीक में 7 दिन। अब एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। इसको सॉल्व कर दो, आंसर ले आओ, इसको सॉल्व कर दो और आंसर ले आओ, ले आओगे, ले आओगे, हमको उम्मीद है, ठीक है। अगला देखते हैं, कैलकुलेशन हम करें, वीडियो में कमेंट कीजिएगा ताकि हमको पता चले कैलकुलेशन हमको करना है या आपको करना है, ठीक है। देखो डिस्क की मास दी हुई है, रेडियस दी हुई है, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, चेंज करना पड़ेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ तो ठीक है, आई कहने का मतलब कितना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 है ना, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, 1/2, एम कितना, एम दिया हुआ 4, रेडियस कितना 1 मीटर, बहुत अच्छा है 1 मीटर, कितना अच्छा डाटा है। और ओमेगा, ओमेगा नहीं दिया हुआ, ये वेलोसिटी दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी दिया हुआ तो क्या दिक्कत है, वेलोसिटी दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर ना, मतलब 0.1 मीटर पर सेकंड, तो ओमेगा, ओमेगा क्या होता है v बटा r ना, v कहने का मतलब 0.1 और रेडियस कहने का मतलब 1, क्या दिक्कत है ना। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, 4 से 4 सब कट गया ना, और बचेगा 0.01, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा तगड़ा लग रहा था, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन का देखो कितना आराम से कैलकुलेशन कर लोगे ना, ये कटेगा कितना बार में 0.6, ठीक है, ये 7 है, 7 की जगह कर लोगे, हम जानते हैं कितना समय बर्बाद करें। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या है, एक रॉड है जिसकी मास दी हुई है, लेंथ दी हुई है, बेंड इन द फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ये होता है ना, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब ये है ना, ये डॉट डॉट मान लेते हैं बाहर की तरफ, जो प्लेन है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पूरे का मास कितना दिया हुआ है m, तो एक का मास कितना हो जाएगा m/3, एक का लेंथ कितना हो जाएगा l/3, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हम एक का निकालेंगे बाद में 3 गुना कर देंगे, तो इक्विलेटरल है तो पूरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये आधा एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। हमको चाहिए था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, ये हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगा। ध्यान से देखो, किसी एक का अगर निकालना चाहते हैं, किसी एक रॉड का, पहले रॉड का निकाल लेते हैं, तो कितना निकालेंगे, पहले उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस यही d, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है जानते हो ना, ml²/12, m कहने का मतलब l/3, l कहने का मतलब l/3, ml²/12, ml²/12 और प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, बस हमको ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो टोटल लेंथ है l/3, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा l/6, है ना। और हम लगाते हैं रिजल्ट tan 30 का, तो tan 30 का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब d, और बेस कितना l/6, tan 30 कितना होता है 1/√3 ना, तो d का कितना वैल्यू हो गया l/6√3, आ गया कितना l/6√3। तो ये आया एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आया एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। और हमको निकालना है टोटल, हमको निकालना है टोटल, तो तिगुना कर देंगे, क्या कर देंगे तिगुना, जो आएगा वो आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कैलकुलेशन कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा अगर कैलकुलेशन अगर हमको करना रहेगा, ठीक है। अगला सवाल ये क्या है, ये सवाल बड़ा ही आसान है, देखो दिमाग क्या लगाना है, ये ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया हुआ है जिसका ये वाला ऐसे पूरा सपोर्ट है, मतलब ये पूरा फिक्स ही है, ठीक है। ये यहाँ पे फिक्स नहीं है, रोटेट होने वाला है,
बाद में क्या किए हैं, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी देते हैं। तो जब वेलोसिटी देंगे तो प्लेन तो ऐसे हो जाएगा, और ये वाला जो है हल्का सा रोटेट हो जाएगा ना, हो जाएगा, कांटेक्ट में तो रहेगा पर हल्का सा क्या हो जाएगा, रोटेट। ठीक है, यहां सेंटर दिया हुआ इसका O, ये तो सेंटर O ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर ये वाला B वाला पॉइंट जब ये रोटेट होगा तो हमको लगता है B वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा ना, तो या तो इधर आ जाएगा या तो पीछे आ जाएगा, मान लेते हैं ऐसे ही है ना, यही V हम देंगे तो बस ये रोटेट हुआ। तो आपसे पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो क्या एंगुलर मोमेंटम O के या B के अबाउट कांस्टेंट है, तो नहीं होगा। L कांस्टेंट होने के लिए टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पे टेंशन लग रहा है इधर की तरफ, यहाँ पे भी टेंशन लग रहा है इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ। तो जब O पॉइंट या B पॉइंट पे टॉर्क निकालेंगे तो इस T के कारण कभी भी टॉर्क 0 नहीं आएगा। टॉर्क 0 होने के लिए फोर्स वहीं से पास करना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं कर रहा। तो टॉर्क O के पॉइंट के अबाउट या B पॉइंट के अबाउट 0 है ही नहीं, तो L कैसे कांस्टेंट है ना, तो ये दो ऑप्शन कहानी खत्म। फिर से मोमेंटम कांस्टेंट है, क्या बचा, ये काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, वो भी अकेला, अकेला के लिए, अकेला। क्लियर है, तो दिक्कत नहीं ना। ये रिजल्ट तुमको याद होगा इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, क्या प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन पे ये बॉडी ऊपर की तरफ रोल करे या नीचे की तरफ रोल करे, फ्रिक्शन तो हमेशा ऊपर की तरफ ही लगता है। ये रिजल्ट आपको याद करवाए थे, फ्रिक्शन हमेशा कहां लगता है, ऊपर की तरफ। ये सॉलिड बॉडी या कोई बॉडी आपका रोल नीचे की तरफ करे या फिर ऊपर की तरफ करे, फ्रिक्शन हर हमेशा ऊपर ही लगता है। ये रिजल्ट को क्या रखना रहता है, याद, वही तो क्वेश्चन आया है। क्लियर, कोई दिक्कत, ये सवाल देखते हैं। एक ब्लॉक जो रखा हुआ है यहाँ पे, पहली बात बता रहे हैं 2 मीटर पता नहीं क्यों दिया हुआ है, ठीक है। एक ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन मूविंग टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलरेशन a0, इधर की तरफ g। ये ब्लॉक सबसे पहले वही नहीं रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, ये तो दर्शाने के लिए बोल दिया। टोटल लेंथ कितना चलना है इसको, 1 मीटर। क्यों 1 मीटर, AC की लंबाई 1 मीटर दी हुई है, A और C की लंबाई 1 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है फ्रिक्शन जब नहीं है तो बताइए कितना समय लगेगा, तो समय के लिए फॉर्मूला यही लगाएंगे, A = UT + ½ A t²। इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, टाइम निकालना क्या हो जाएगा, 2s/a का रूट 2 तो ठीक है, s का मान 1 मीटर है ना, बस क्या बचा, a निकालना। इस ब्लॉक का क्या निकालना, a निकालना। तो ब्लॉक का एबीडी खींच लेते हैं। नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको कहते हैं mg sin थीटा। mg sin थीटा मतलब 30 डिग्री, है ना। और जब ये एक्सेलरेशन इधर लग रहा है तो सूडो इसके जस्ट अपोजिट लगेगा ना, कितना, m इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है g, mg, m इंटू g। अब कंपोनेंट तोड़ना है तो तोड़ दो। ये प्लेन है ना, प्लेन जो है ये वाला एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री। इसका इधर की कंपोनेंट कितनी हो जाएगी, cos 30, ठीक है। तो नेट फोर्स निकल गया, नेट एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स बटा मास, खत्म करो कहानी, मास, कहानी खत्म करो। g cos 30, इधर क्या बचा, g cos 30, g तो ठीक है 10, cos 30 कितना, √3/2, मतलब कितना बचेगा, 5√3। ये भी g तो ठीक है 10, sin 30 कितना, 1/t, मतलब 5। नेट एक्सेलरेशन किधर जा रहा है, ऊपर जाता, कितना, 5√3 - 5, मतलब 5 × √3 - 1, दिस इज द एक्सेलरेशन। वही पुट कर देंगे, कितना, 5 × √3 - 1, √3 का कितना वैल्यू, 1.7321 - 1। पूरा क्यों लिखना, ठीक है। कितना बचेगा नीचे में, 0.7, ये कितना, 7 बचे 35, 3.5 सॉल्व कर लोगे, 2/3.5, 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, हल्का सा कम आएगा। कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं, ठीक है, और आंसर आ जाता है। क्लियर, ये क्या सवाल है। पहली बात, इस सवाल का छोटा सा दिमाग लगाते हैं। एक पीरियड बॉल मूव कर रहा है, इतना से स्ट्राइक किया इलास्टिकली, जब इलास्टिकली घोड़ा बोल ही दिया था तो क्यों मोमेंटम कंजर्व करवाया, हमको पता नहीं चला। सॉल्यूशन ऐसे ही करता है,
मोमेंटम को क्या करता है, कंजर्व, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, है ना। अब कंपोनेंट तोड़ तोड़ के दिमाग खराब कर देता है। देखो ध्यान से, यहाँ V तो निकाल दिया वेक्टर फॉर्म में, और जब V का मैग्नीट्यूड का बाड़ी आएगा तो हमको लगता है कितना हो जाएगा, 4.95 का स्क्वायर और 2.85 का स्क्वायर, ये दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, इससे अच्छा है सिंपली जब इलास्टिक बोल ही दिया तो दिमाग क्यों लगाए। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू फाइनल, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखो पहले था मूव कर रहा था 6.6 से ना, पहले जो ब्लॉक था वो मूव कर रहा था कितना से, 6.6 से। जा माइक्रोसॉफ्ट विंडो हैज बीन स्टॉप वर्किंग, इसको सही करते हैं फिर लाते हैं। चलिए आगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्ट हाफ इनटू मास, वेलोसिटी पहले का कितना है 6.6, बाद का कितना, तो हाफ इनटू मास, एक गया कितना से 3.3 से, हमको कितना एंगल पे गया, हमको कोई लोचा नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है स्केलर, हमको इससे क्या मतलब है। तो वेलोसिटी ऑफ अदर बॉल निकालना है ना, हाफ m v स्क्वायर, दोनों का मास सेम दिया हुआ है, डाटा तो पढ़िएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा 6.6 का स्क्वायर माइनस 3.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b का कितना वैल्यू, ये जानते हो a रूट हो जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b मतलब 9.9, a माइनस b मतलब 3.3, है ना। इसको लिख सकते हो 3.3 इंटू 3 और फिर से 3.3, ये 3.3 का होल स्क्वायर कितना बचेगा 3.3, अंदर कितना √3, ठीक है, कितना आराम से बन गया 3.3 इंटू 1.7, 37 है कॉमन के आसपास। कोई कैलकुलेशन मिलता है, कोई कैलकुलेशन नहीं मिलता, लेकिन ये दिमाग के तोते उड़ा देगा, ठीक है, तोते एकदम उड़ा देगा कैलकुलेशन। इसलिए किताब का कैलकुलेशन हम आज तक प्रीफर नहीं किए, आज तक नहीं किए, और आईटी निकाल दिए, तो पीएमटी निकालना है सिर्फ। देखो एक प्रॉपर वेंटिलेशन है किसी बिल्डिंग का, तो विंडो मस्ट बी ओपन नियर द बॉटम एंड टॉप ऑफ द वॉल सो एज टू लेट पास कूल और ठंडा, है ना। किसी भी बिल्डिंग में कोई भी घर बनता है तो ऊपर में भी ठीक है वेंटिलेशन दिया जाता है और नीचे में भी, क्यों, देखो जब हवा जो है गर्म होता है तो डेंसिटी कम, जानते हो ना, हवा गर्म मतलब टेम्परेचर ज्यादा, डेंसिटी कम, डेंसिटी कम तो वो ऊपर जाएगा ना, तो गर्म हवाएं जो निकलना चाहिए आपका घर के वेंटिलेशन से वो ऊपर से निकलेगा, ठीक है। और जो ठंडी हवाएं होगी, टेम्परेचर कम उसका, डेंसिटी ज्यादा तो नीचे रहेगा ना, तो उसको निकलने के लिए नीचे से वेंटिलेशन दिया जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है जो सिविल इंजीनियर करता है, और हम लोग आजकल नीचे में वेंटिलेशन नहीं देते, सब ऊपर में ही देते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कूल एयर नियर द बॉटम और हॉट एयर नियर द रूफ, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे वीडियो बंद हो गया था क्योंकि बैटरी खत्म, चार्ज में लगाना भूल गए थे, ठीक है, तो फिर से शुरू करना पड़ रहा है, क्लियर। देखो सवाल क्या है, 2 kg का मास है, ऑरिजिन पे वेलोसिटी इतनी, ऑरिजिन मतलब x इक्वल टू 0, वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ m v स्क्वायर, v कितना है 4√5, है ना, 4√5 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 16/80, 80 जूल। पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल टू 0 पे कितना होगा, तो यहाँ पे x का मान 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 15 जूल, है ना। हमको चाहिए टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट मींस 95 जूल, है ना। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। आपसे पूछ रहा है द ओनली फोर्स ऑन इट इज ए कंजर्वेटिव, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, आप बताइए वेलोसिटी, क्या बताइए वेलोसिटी, जहां पे फोर्स कितना हो रहा है मिनिमम, सवाल दिया हुआ है फोर्स क्या है मिनिमम, है ना। तो कोई भी चीज मिनिमम है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, कोई भी चीज मिनिमम है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो सबसे पहले फोर्स तो निकाल ले, तो देखो ध्यान से
फोर्स तो निकाल ले, फोर्स के लिए क्या करें, हमारा दिया हुआ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स क्या होता है, माइनस डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स। ठीक है, माइनस तो ठीक है, इसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, और इसको करेंगे तो प्लस ऑफ 12x। दिस इज अ फोर्स, दिस इज द फोर्स। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, ठीक है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से कितना आएगा, तो माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। दैट मींस x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन में क्या करता है ना, डायरेक्ट मारता है भाई, डायरेक्ट मारता है, जो दिक्कत होता है। ठीक है, खैर हमारा तो आ गया x इक्वल टू 2। ठीक है, ध्यान देखिएगा, जब x इक्वल टू 0 पे हम लोग कुछ निकाल चुके हैं, अब उसी तरह से x इक्वल टू 2 पे निकाल लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इसमें x का मान 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा जरा बताइएगा, x इक्वल टू 2 पे तो आएगा माइनस ऑफ 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 6 जा 24, और प्लस ऑफ 50। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आएगा 16 और प्लस 15 इज इक्वल टू 31। 31 होगा क्या, 15, ये हमको लगता है 16 हो जाए, वही तो आ रहा है 11, 31। ठीक है, तो टोटल एनर्जी तो 95 था, इक्वेट कर देंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल कितना है 95, काइनेटिक कितना होगा हाफ m, m कितना है 2 इंटू वी स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल आपका पता चल गया कितना 31 है ना, x इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ये 30 2 से 2 कट गया, जब ये 31 को इधर करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4, और 9 में से 6 64 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, दैट मींस v इक्वल टू 8। तो है ये रहा। ठीक है, तो कहने का मतलब सॉल्यूशन इतना झटके से करता है ना, ठीक है, ये वाला पता ही नहीं चला। क्लियर, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त जबरदस्त है। चलिए ये सवाल तो ट्रिक से बन जाएगा। ठीक है, ट्रिक्स क्या लगेगा भाई, जरा वो देख लेते हैं। एक स्टोन का मास 500 ग्राम, ड्रॉप फ्रॉम ए टावर, कितना टावर का लंबाई है 100 मीटर, है ना, 500 ग्राम नीचे फेंका गया, सीधे ड्रॉप किया गया, यू का मान कितना 0। और देखो ध्यान से, साइमल्टेनियसली दूसरा स्टोन का मास 1 किलो, दूसरे का मास कितना 1 किलो, एक का मास 500 ग्राम मतलब हाफ केजी, और दूसरे का मास 1 केजी। हॉरिजॉन्टली थ्रो विद स्पीड 10, इसको इधर फेंका गया कितना 10 मीटर पर सेकंड से। अच्छी बात है, तो आपसे हाइट पूछ रहा है, देखो हाइट 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 करने का मतलब ये वाला ना, हाइट मतलब यही वाला ना, मतलब हमको जो भी डायरेक्शन का मोशन का बात करना है सिर्फ बाई डायरेक्शन में, तो एक्स में चाहे जो दिया रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाले को अलग बाई वाले को अलग सॉल्व करते हैं ना, तो एक्स में दे के भी नौटंकी किया है। ठीक है, एक्स में वो दे के भी नौटंकी किया है, तो आपसे पूछ रहा हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 3 सेकंड, तो 3 सेकंड बाद पहला बॉल कहां पे पहुंचेगा, तो निकाल लेते हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये होता है ना, यू तो कुछ नहीं, खत्म, हाफ तो ठीक है, एक्सप्रेशन कितना लगेगा 10, और टी कितना 3 ना, 3 सेकंड के बाद ये कितना से होगा 5, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 45 ना, 9 5 जा 45। दूसरा ब्लॉक भी वही ना, देखो ध्यान से, दूसरा ब्लॉक भी बाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, यू का मान कितना 0, एक्स में है तो हमको एक्स में कोई मतलब नहीं है, तो दूसरे का भी एस कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास याद है m1 x1 प्लस m2 x2, तो एक का मास कितना हाफ, एक का मास 1, लेकिन डिस्टेंस टोटल कितना है 45 45, तो कितना होगा हाफ इंटू 45 m1 m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसको सॉल्व कर दो आंसर ले। ठीक है, कितना होगा, ऊपर में करेंगे तो 3/2 इंटू 45, और नीचे करेंगे तो कितना 3/2, यही होगा ना, कितना आंसर आएगा 45, 45 नहीं है, नहीं आंसर 55 है, 55 है, 55 है, 55 है। क्या दिक्कत है, देखो ये जो हम डिस्टेंस निकाले ऊपर से लिए ना, तो हमारा ऊपर से आया 45, क्लियर, और हमसे पूछ रहा था हाइट नीचे से, तो नीचे से कितना होगा 55 ना, समझ में आया या फिर से नया स्लाइड में समझाया? ठीक है, जरूरी नहीं है,
देखो ध्यान से, किया क्या, अरे यार कितना नौटंकी होता है। देखो टोटल हाइट कितना था 100 मीटर, हम लोगों ने ऊपर से निकाल दिया 45, ठीक है, पर ऑप्शन में या क्वेश्चन में पूछा था नीचे से, तो नीचे से कितना होगा 55 मीटर, मीटर है 55, ठीक है। सवाल पूछा था क्या चीज, हाइट ऑफ सेंटर, है ना, हाइट पूछ रहा था, सेंटर ऑफ मास, तो नीचे से पूछ रहा था कितना 55, और वही अगर ऊपर से पूछता डेप्थ कितना बिलो, तो कितना आंसर होता 45, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने के दोनों तरीके होते हैं ना, तो आपको तो दोनों पता होना चाहिए, एक पता हो गया तो उससे कुछ नहीं होना, ठीक है, दोनों पता होना चाहिए, क्लियर। ये सवाल क्या है, ये सवाल बड़ा आसान सवाल, क्या सवाल है, वन एंड ऑफ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट K is fixed to the vertical wall and another, यही एक बाल है, ठीक है, एक छोटा सा मास यहाँ पे रखा हुआ है, ये रहा स्प्रिंग, पहले कह दिया कि इसको हमने 2x से कंप्रेस किया, कितना से 2x से कंप्रेस किया, और ये जो यहां से दीवार की दूरी थी वो x0 थी, क्लियर। तो कितना टाइम टेकन टू स्ट्राइक द वॉल फर्स्ट टाइम, है ना, ये बॉल जो है ये दीवार से टकराएगा तो टोटल कितना टाइम होगा, यही तो पूछ रहा है, क्लियर है। तो देखो ध्यान से, हम पहले बॉल यहाँ पे था, हमने इसको कंप्रेस किया कितना 2x0 ना, मतलब दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, और ये डिस्टेंस क्या है, एम्पलीट्यूड का आधा x0 है ना, एम्पलीट्यूड कितना है 2x0, ये x0 है, मतलब एम्पलीट्यूड का आधा, कितना समय लगेगा, बड़ा आराम से बन जाएगा, क्या ये टोटल एम्पलीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये एम्पलीट्यूड का आधा, तुम जानते हो दोनों का रिजल्ट क्या, पूरा एम्पलीट्यूड ट्रेवल करने में, एक एम्पलीट्यूड ट्रेवल करने में कितना समय, t/4, याद है एसएम का कंसेप्ट, और मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक कवर करने में कितना लगता है, t/12, t/12, टोटल निकालना है, दोनों को सम कर दो, दोनों क्या कर दो, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो t/4 कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 + 1/3, दैट मीन्स 4/3, दैट मीन्स कितना आ गया t/3 ना, t/3, t का मान कितना होता है भाई, t का मान होता है 2π√m/k, 2π√m/k, दिस इज आंसर, क्लियर है। तो बड़ा झटके में बनेगा, ज्यादा तामझाम नहीं करना रहता, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, टाइम पीरियड किसी भी मैग्नेट का 2 सेकंड है, अच्छी बात है, मैग्नेटाइज किए ताकि पोल स्ट्रेंथ 4 टाइम्स हो गया ना, तो टाइम पीरियड बताइए। तो तुम लोग पढ़े हो एक इक्वेशन जो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता है, 2π√I/PE, I/PE, P की जगह क्या लिख देंगे, मैग्नेटाइजेशन M × B, हालांकि ये फॉर्मूला तुमको याद होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M का रूट ना, तो देखो ध्यान से, पहले का टाइम पीरियड 2 सेकंड था, पहले का टाइम पीरियड 2 सेकंड था, तो मैग्नेटाइजेशन M मान लेते हैं, बाद में मैग्नेटाइजेशन 4 टाइम्स हो गया ना, इसको सॉल्व कर दो, आंसर कितना 2, D का मान कितना 1 सेकंड, कहानी खत्म, कोई दिक्कत, कोई झमेला ही नहीं, अरे कहां गया, ये रहा, ठीक है, ये बन जाएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना, तो ये क्या है भाई, तो देखो ध्यान से, देखो बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये वाला पॉजिटिव प्लेट है, ये वाला नेगेटिव प्लेट है, यहां दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव कहने का मतलब दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव मतलब दिस इज इमीटर, दिस इज इमीटर, क्लियर। और ये वाला क्या हो गया, बेस, तो बीच में जो बच गया क्या बचता है, कलेक्टर ना, दैट मींस ये क्वेश्चन ही है, पूरा डायग्राम ही दिया हुआ है, कॉमन कलेक्टर, कैसा सर्किट दिया हुआ है, कॉमन कलेक्टर, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्वेश्चन आईआईटी का है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। क्या सवाल है ध्यान से देख लो, क्या है, एक पार्टिकल थ्रोन बोर्ड में हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल वगैरह वगैरह, देखो ध्यान से, एक पार्टिकल को वही फेंक देते हैं, क्लियर, कॉमन सी बात है, वो सर्कुलर ट्रैक पाथ करेगा, कंप्लीट करेगा, तो देखो ध्यान से, एक पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट मानते हैं जहां से ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट जहां पे एंड हो रहा है वो कुछ एंगल बनाएगा, मान लेते हैं अल्फा, मान लेते हैं दूसरा एंगल कितना बीटा, तो हमारा जो पॉइंट एक्चुअल था जो थीटा एंगल बना रहा है, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, समझे या भूल गए, देखो ध्यान से फिर से, जैसे हमने यहां से किसी पार्टिकल को फेंका, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, दूसरा पेन कहां गया, ये रहा,
ये हम जानते हैं पाथ ट्रेवल कैसे करता है, वो सर्किल में। कोई एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां से यहां पे हम पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला लाइन कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ये वाला एंगल कितना बना रहा है, बीटा। तो ये थीटा अल्फा बीटा में रिलेशन क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये IIT का क्वेश्चन है, पर ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट, कितना बार बोले तुमको कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तुम पढ़े होंगे कहां पे, काइनेमेटिक्स में, हम पढ़ाए होंगे तो ये याद करवा दिए होंगे। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। दम रिजल्ट दिमाग में रखना है, प्रूफ हम नहीं देने वाले, अभी तो नहीं देने वाले। ठीक है, tan अल्फा प्लस tan बीटा, एक अल्फा 30 एक अल्फा 60, तो tan 30 कितना होता है 1/√3 और tan 60 कितना होता है सिंपली √3। ये कितना आंसर आएगा, √3 एलसीएम ले लें, 1 प्लस √3 इंटू √3 मतलब कितना आ जाएगा 4/√3। कोई है ये रहा, तो दिक्कत, ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना इमेजिन तुम नहीं कर सकते। ये रिजल्ट क्लियर है, झटके में बन जाता है। क्लियर, ये सवाल क्या है, जो सिस्टम है पुश कर रहा है फोर्स F से, अच्छी बात है, फोर्स F है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स बटा मास, फोर्स F, मास कितना m 2m m 2m कितना 5m। देखो ध्यान से, ऑल सरफेस आर स्मूथ, अच्छी बात है, एक्सेप्ट B एंड C, तो हमको B और C का सरफेस का ही लोचा होगा। क्लियर है, तो बस फ्री बाई डायग्राम खींच लेते हैं, किसका, B का। दोनों के बीच का फ्रिक्शन कितना है म्यू, जब ये फोर्स इधर लगाएगा तो कॉमन सी बात देखो, किसका फ्री बाई डायग्राम में फोर्स किधर किधर लगेगा, एक तो वजन लगेगा नीचे, इधर लगाएगा नॉर्मल, C लगाएगा ना नॉर्मल, और इधर कौन सा नॉर्मल लगाएगा, B, है ना। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ध्यान से देखो, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ये NV NC एक दूसरे को इक्वेट कर देगा, पर mg को बैलेंस करने के लिए कुछ तो लगेगा, वही तो फ्रिक्शन है, वही क्या है, फ्रिक्शन। और ऐसे भी दिया हुआ था सिर्फ B और C प्लेन के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो म्यू इंटू नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल कौन सा जो लग रहा है BC सरफेस पे NC। कोई दिक्कत, आपको क्या निकालना है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ F ही निकालना है। तो पहले ये NC तो निकाल लें, क्या निकाल लें, NC निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 2m का फ्री बाई डायग्राम खींच ले, 2m का एक्सप्रेशन कितना है, एक्सप्रेशन टोटल इधर है ना, कितना F/5 है, NC इस पर किधर लगेगा, इधर की तरफ, NC कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सलरेशन, 2m इंटू F/5 है। ठीक है, कितना आ गया 2F/5, NC कितना आ गया 2F/5, 2F/5। क्लियर, अब बस बैलेंस कर दो, ऊपर वाला फ्रिक्शन नीचे वाले वजन से बैलेंस कर दो। ठीक है, ऊपर वाला फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू इंटू NC, और नीचे कितना लगेगा mg। ठीक है, म्यू तो ठीक है, NC का मान कितना है, ये रहा 2F/5, 2F/5, और इधर कितना है mg, F का मान निकल गया, कितना निकला 5mg/2। ठीक है, तो ये NLM का बेस्ट क्वेश्चन है, हम भूल रहे हैं किस इस टाइप का क्वेश्चन किस किताब में देखे और किस एग्जाम में देखे हैं। ठीक है, भूल रहे हैं, नहीं तो ये भी क्वेश्चन देखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हम लोग को भेजा है वो आप लोगों में से कोई एक भेजा है। ठीक है, मेरे पास जैसा कि आपको बता चुके हैं ना, अभी ये 19 है और जैसे 20 आएगा, 20 भी 21 भी, इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3 का सोल्यूशन नहीं देंगे, उसका भी देंगे, उसका भी देंगे। एक दिन में कोशिश करेंगे 2 वीडियो को अपलोड करने का, सुबह में एक शाम। अभी थोड़ा हम भी बिजी है, नहीं तो हो जाता एक दिन में 3 वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते। ठीक है, बिजी कहाँ है समझ ही रहे होगे तुम, और ऊपर से घर में नेट लगा रहे हैं, तो जब नेट लगा रहे हैं तो कॉमन सी बात है उसको भी मना कर रहे हैं, क्योंकि हम घरे में नहीं रहते ज्यादा समय। ठीक है, अभी कहीं और रह रहे हैं, समझ ही गए होगे कहाँ रह रहे हैं, है ना। चलो देखो, ये सवाल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वेरीज एक्स अकॉर्डिंग टू, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है, 3/2 पे कैसा होगा, स्टेबल, बिना आंख बंद किए हम टिक मार सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमको इस इक्वेशन का ग्राफ का मॉडल याद आ गया, ऐसा होता है, ग्राफ का मॉडल याद आ गया कि ऐसा ही होता है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम कैसा होता है, इक्विलिब्रियम स्टेबल। ठीक है, लेकिन तुमको प्रोसेस चाहिए, तो लो प्रोसेस। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 2x का पावर 4 माइनस 27x। सबसे पहले फोर्स निकाल ले, एक बार डिफरेंशिएट करके कैसे निकलेगा, तो 8x³ माइनस 27।
इसी फोर्स को क्या कर दें, 27 है, इसी फोर्स को 0 कर देते हैं, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू 27/8। एक्स का मान कितना आ गया, 3 का क्यू 2 का क्यू मतलब 3/2 है ना। एक्स का मान कितना, 3/2। अब एक्स का मान 3/2, ये तो सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया ना, एक बार डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको एक बार किए डिफरेंशिएशन तो ये मिला, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बचेगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, 24x² है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू इस 3/2 पे पॉजिटिव निकला। क्या निकला, पॉजिटिव। दैट मींस इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल। कैसा निकला, पॉजिटिव। दैट मींस क्या होगा, स्टेबल। सही तो, हमको लगा कुछ गड़बड़ है क्या, स्टेबल, ठीक है। बट तुम मेरा अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन किए हो, क्लास किए होगे, तो हम डायरेक्ट आपको बताए थे इसका ग्राफ, इसका क्या, किसी का भी ग्राफ ड्रॉ करना। मेन देखो, हायर पोटेंशियल, हायर पावर, पॉजिटिव है ऐसा, निगेटिव रहता ऐसा, एक झटके में बनता है क्वेश्चन घोड़ा, ठीक है। क्या लगता है अगर बताए थे, जैसे अभी तुम सीख ली, क्लास वाला दिमाग में तो है नहीं, हम जानते हैं, अभी तुम ये सीख ली, ठीक है। अब आगे का नहीं बना सकते हो, एकदम बना सकते हो। ये आगे का पावर पॉजिटिव है, ग्राफ का मॉडल ऐसा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे का जो है साइन आपका मैक्सिमम पावर का, वो साइन निगेटिव है, ग्राफ का मॉडल ऐसा, उसको क्या कहते हैं, अनस्टेबल। झटका में बना के कहानी खत्म करो ना, कॉलेज जाना है ना, किसमें पीएचडी करना है। क्लियर। चलिए, ये सवाल क्या है, अगर ट्रांजिशन हो रहा है ग्राउंड स्टेट हीलियम का, हीलियम मतलब जेड का मान 2, अच्छी बात है, इमिट 2 फोटोन, बाप रे बाप, पहला फोटोन और दूसरा फोटोन, ठीक है। तो सिंपली जो लैम्डा का फॉर्मूला होता था, क्या होता था, आर जेड स्क्वायर 1 छोटे वाले का स्क्वायर और -1 बड़े वाले का स्क्वायर, यही था ना। देन द क्वांटम नंबर कॉरस्पॉन्ड टू एक्साइटेशन ऑफ हीलियम आयन। वाह, देखो यहाँ पे लैम्डा एक नहीं है, एक वेव नहीं निकल रहा है, 2 निकल रहा है, कितना निकल रहा है, 2। तो क्या कर देंगे, 1/λ1 1/λ2, 1/λ1 1/λ2, आर जेड स्क्वायर, आर का मान देखो जानते हो, लिखा हुआ है आर, जेड स्क्वायर कितना, ये दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, इनटू 1 छोटे वाले का स्क्वायर 1, ग्राउंड स्टेट में है 1, और -1 बड़े वाले का स्क्वायर। इसमें सबका वैल्यू पता है, λ1 पता है, λ2 पता है, आर पता है। λ1 का वैल्यू एंगस्ट्रम में डाल दोगे, उसको मीटर में चेंज करना, इसको भी मीटर में, ये तो दिया हुआ है, कैलकुलेशन आपको करना है हमने, नहीं तो आप कमेंट में कीजिएगा कैलकुलेशन सर आप भी कर दीजिए वीडियो में, तो हम करेंगे आगे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो जाता है जो आप सेकंड स्टेज में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, सेकंड में, क्लियर। अगर तुमको सच में पता है, याद है कि कैसे हम आपको बताए थे टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए, खैर छोड़िए, अगर नहीं याद है तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, जैसे 1 साल से टेस्ट दे रहे हैं, हम उसी को पैटर्न को फॉलो करना है, आगे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहां चेंज किए तो पिटाएगा, है ना। खैर क्लास में तो हम कभी नहीं पीटे, आप क्या पीटेंगे। इसमें सवाल क्या है, फ्री न्यूट्रॉन जा रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। देखो न्यूट्रॉन टूटा प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में प्लस एंटी न्यूट्रॉन में, है ना। ध्यान देखना, प्रोटॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका कम होता है, तो मैक्सिमम एनर्जी यही लेके जाएगा क्या, नहीं। ये एंटी न्यूट्रिनो जो टूटा है, ठीक है, ये दोनों एनर्जी बंटवारा करके ले जाता है, ये दोनों एनर्जी क्या करके ले जाता है, बंटवारा। तो देखो तो बी ऑप्शन, एवरी इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद द सेम एनर्जी, नहीं, इलेक्ट्रॉन शेयर द मेजर पार्ट, ना ना, इक्वल इक्वल इक्वल। तो 2 क्या निकला, गलत, 2 क्या निकल गया, गलत। तो यही तो है ना, हमको इनकरेक्ट ढूंढना था भाई, 2 गलत निकल गया, तो सारे के सारे गलत होंगे, दिमाग नहीं लगाना इसमें, क्लियर है। अगला सवाल क्या है, फोटोन का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी आ रहा है, अच्छी बात है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी आ रहा है, इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस जिसकी वर्क फंक्शन कितनी दी हुई है, 4, ठीक है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देखो, है ना, बड़ा जबरदस्त सवाल है। तुम लोग दिमाग क्या लगाओगे, अरे काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, 6 से आ रहा है, 4 खा जाएगा, 2 बचेगा, देखो तो 2 ऑप्शन भी है, पर आंसर कितना होगा, 0। क्यों, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या पूछ रहा है,
मिनिमम, ना कि मैक्सिमम। दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? और मिनिमम का वैल्यू कितना होता है? आइंस्टाइन ने बता के थक गया, कितना? 0। और मैक्सिमम कितना होता है भाई? तो मैक्सिमम होता है E-5, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है? मिनिमम। मिनिमम टिक मारोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ये सवाल बना लोगे। एक स्लिट है जिसकी विड्थ A है ना, जब व्हाइट लाइट गया तो फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड इज 30 डिग्री पे, तो A का वैल्यू। तो याद है डिफ्रैक्शन में क्या होता है? मिनिमा का कंडीशन जो बाई DAC में मैक्सिमम, दैट मींस डेल्टा x इज इक्वल टू d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। हम बोले ना बाई DAC में जो मैक्सिमम का कंडीशन होता है वही यहाँ पे क्या होता है? मिनिमा का कंडीशन। यहाँ पे d कहने का मतलब वो स्लिट का साइज A दिया हुआ है तो A ले लेंगे। साइन थीटा कितना? 30 डिग्री है ना, साइन 30 इज इक्वल टू n लैम्डा। फर्स्ट मिनिमा है ना, तो फर्स्ट लैम्डा का कितना वैल्यू? ये रहा 6500 एंगस्ट्रम, मतलब 10⁻⁻10। साइन 30 कितना होता है? 1/2 ना। ये कितना होता है? 1/2। 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा? 1 3 1 2 3 0 10⁻⁻10। आंसर आ गया है ना, क्योंकि 1.3 के आसपास वही आंसर है। तो दिक्कत नहीं ना? अगले वाले में छोटा सा केस करेंगे कि जो क्वेश्चन बड़ा इजी है उसको करके क्या फायदा, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए ना, बस बता देंगे ऐसे ऐसे बनता है। और तुम बना चुके होगे, हम जानते हैं, अगर टेस्ट अटेम्प्ट किए होगे तो वो क्वेश्चन तुम बना चुके हो ऑलरेडी। इसलिए जो बहुत आसान क्वेश्चन है उसको इसमें रखेंगे, लेकिन उसको स्किप कर देंगे, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको अपना रिवीजन पे ध्यान देना है, बहुत ज्यादा रिवीजन पे, और टेस्ट दे ही रहे हो, और ये टेस्ट ले ही रहा है। ये टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। एक हम लोग पढ़ते थे तो मेरे समय पे ना IIT टेस्ट लेता था ना ये आप दीजिए इंस्टीट्यूट में जाके पैसा दे दे के टेस्ट, ठीक है? अब तो बड़ा अच्छा है कि भाई ये सब टेस्ट लेता है। खैर, ये सवाल क्या है? इतना है कि कनकेव है। कनकेव मतलब फोकल लेंथ निगेटिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सेम रेडियस। जब उसको इमर्ज कर दिए, देखो हायर रेजिस्टर ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया तो ये अपना साइन चेंज कर जाएगा, है ना? तो पहले ये डाइवर्जिंग था तो अब क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग। पर ट्विस्ट ये है कि कन्वर्जिंग जो है 2 ऑप्शन है ना, ये तो नहीं होगा। कन्वर्जिंग में 2 ऑप्शन है, तो कैसे बनेगा? आराम से, ये ठीक है। देखो है कि नहीं? हाँ, पहले का फोकल लेंथ f था, है ना? एक कनकेव है, कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, इसकी रेडियस दी हुई है, अंदर का मीडियम 1.5, जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी जानते हो ना? -r डिवाइडेड बाय म्यू -1, 2 इंटू म्यू -1, 1.5 -1। हालांकि इसका यूज नहीं है, ये बाद में क्या किया है, रेडियस तो r ही है, अंदर का मीडियम 1.5 और बाहर का मीडियम 1.75। जरा ध्यान से देखना, लिक्विड में मीडियम में डाल दिए जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 1.75। तो नया वाला फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते, क्या हो जाएगा? -r डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू -1। म्यू का मान कौन सा लेंगे? तो लेंस का मतलब 1.5 और मीडियम का मतलब 1.75। इसको सॉल्व कर दो आंसर। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? -r 2 कितना बचेगा? ये नीचे बच जाएगा, हमको लगता है 1.75 एलसीएम ले लें, और यहाँ पे कितना आएगा? -0.25, है ना? ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बचेगा? 1.75 ऊपर चल जाएगा और नीचे में -0.5। माइनस से माइनस खत्म, प्लस मतलब कन्वर्जिंग नेचर का हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने कितना आएगा? 3.5r, है ना? दिस इज आंसर। अब ऐसे भी हम लोग जानते थे ना कि पहले लेंस का मीडियम 1.5 है, बाद में जो मीडियम है वो ज्यादा है तो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। प्रॉपर्टी क्या कर देता है? चेंज कर देता है, ठीक है? तो ये रहा हमारा 19वां, ठीक है? 19वां। इसके बाद 20वां अगर आएगा, किसी दिन भी टेस्ट लेगा ना, तो उसके मैक्सिमम 2 दिन बाद हम ये अपलोड करेंगे, ठीक है? क्यों? ताकि 2 दिन आप बना तो लें, अपने से खुद से एक बार अटेम्प्ट तो कर लें, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखिए, ठीक है? आप देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे चलता है, कम से कम आपको पूरा प्रोवाइड करा देंगे, क्लियर? और जरूरी चीज, जो बच्चा वाला सवाल है वो रहेगा, ठीक है? वो यहाँ पे दिखेगा, लेकिन
कम समय चांस है कि हम उसको बनाए, ठीक है, क्योंकि बच्चा वाला सवाल तुम खुद बना लोगे तो हम मेरी क्या जरूरत है उसमें, है कि नहीं। जो थोड़ा सा ढंग का है उसको यहाँ पे अटेम्प्ट लेंगे, ठीक है। और पूरा वीडियो ट्रिक्स के अनुसार चलेगा, जिस क्वेश्चन में ट्रिक्स है वो हम पक्का बताएंगे, और जिस क्वेश्चन में प्रोसेस है प्रोसेस भी बताएंगे, लेकिन जो बच्चा वाला सवाल है उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो तुम बना सकते हो, ठीक है। और इस कमेंट में डाल दीजिएगा, क्या डालना है कमेंट में, कि क्या सच में हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करें विद कैलकुलेशन, या वो आप पे छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन आपको करना है, एग्जाम में कैलकुलेशन आपको करना है, हमें नहीं, ठीक है। तो वीडियो को बंद करते हैं, नहीं तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। वैसे भी ये दूसरा बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पहला बार रिकॉर्डिंग में साला वीडियो ही बैटरी ही डेड हो गया था। चलिए।